मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो जहां पे बलबन के उत्तराधिकारियों का अंत होकर के जलालुद्दीन फिरोज नामक व्यक्ति ने जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसी को इतिहास में खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, खिलजी वंश। यहाँ पे हम आपको बता दें पहले, ये जो खिलजी वंश था यह दिल्ली सल्तनत के अधीन ही था। जैसे हम शुरू वाले वीडियो में शुरुआत किए तो बताए थे, तो दिल्ली सल्तनत का मतलब केवल गुलाम वंश नहीं है। दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में सही पूछिए तो 1526 ईस्वी तक चला है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन गुलाम वंश, खिलजी वंश और आगे आने वाले और भी सारे वंश हैं। ठीक है, तो खिलजी वंश ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत के अधीन ही रहा। और यह जो वंश है, इस वंश की स्थापना 1290 में हुई और 1320 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया। 1320 ईस्वी में इसका अंत हो गया। ठीक है, उसका दूसरा वंश है जो दिल्ली सल्तनत के अधीन ही था। अगर इस वंश में पूछा जाए संस्थापक या इसके राजा के बारे में, तो सबसे पहला नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका शासनकाल जो है 1290 से लेके 96 ईस्वी तक है। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो बनते हैं, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। ये दो नाम में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगला जो नाम आपको किताब में मिल जाता है, सीधे मिलता है कुतुबुद्दीन मुबारक का, लेकिन ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बहुत कम समय, कुछ महीनों के लिए शासक बनते हैं शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर, अगर क्रमानुसार सजाया पूछता है ना, अगर उसमें शिहाबुद्दीन उमर का नाम है तो आप इसको मतलब 3 नंबर पे जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, शिहाबुद्दीन सब बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे तो कैसे बने, क्या बने, क्यों हट गए, है ना। तो ये मतलब कुछ ही समय, मतलब 1316 ईस्वी में ही आए और गए। इसके बाद अगर शासक देखा जाए तो बनते कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन बनते हैं? कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक साहब जो है, ये 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद भी एक शासक है जिनका नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। क्या नाम है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल 1320 से 15 अप्रैल 1320 ईस्वी से लेकर 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इस तरह से ये जो है खिलजी वंश के अंतिम शासक होते हैं। यहां से 3 सवाल मोस्ट VVI। खिलजी वंश कब से कब तक शासन किया? तो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अंतिम शासक। ध्यान रखिएगा, खूब सवाल आता है, खासकर जनरल कंपटीशन वाले, इतना जरूर आप ध्यान में रखिएगा। एक और सवाल पूछा जाए तो अलाउद्दीन किसका उत्तराधिकारी था? तो सिंपल है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्तराधिकारी था। अब हम, जैसा कि आपको पता है, हम बिल्कुल सारे शासकों के बारे में कहानी की तरफ पढ़ाएंगे और जो तथ्य इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम हाईलाइट करते चलेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या खलजी भी कहीं जगह लिखा मिलेगा, है ना, तो उसको ये गलत नहीं समझना है। ये 1290 से लेकर 96 ईस्वी तक शासक रहते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि खलजी जो थे वे कौन थे? और आपको बता दें पहले ही, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि खलजी तुर्क थे, अफगान थे, इस तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है ना। अभी हाल ही में SSC ने यह सवाल पूछा था कि खलजी जो वंश के राजा थे वो कौन थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, खलजी से इस तरह का सवाल है ना,
तो आपको हम सही बता दें, एक बार में याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, खलजी कौन थे पूछे तो सीधे बोलिए तुर्क थे। तुर्क थे खलजी, परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव के लिए खलजी कौन थे? तुर्क थे। इससे अलग जवाब दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, हम पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान देना, बहुत सारे लोग बहुत तरह की किताब पढ़ते हैं तो उनको मिलेगा कि नहीं सर ये अफगानिस्तान से आए थे। अरे आए थे अफगानिस्तान से नो डाउट, लेकिन इनका मूल निवास जो था ना वो तुर्क में ही था, तुर्की के थे ये लोग, ठीक है ना। इनके अगर पूछे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वे लोग अफगानिस्तान वाले एरिया में नो डाउट बिल्कुल आके बस गए थे, और उसमें भी एक नदी है, नाम उसका हेलमंद नदी घाटी। हेलमंद नदी घाटी उस एरिया में एक जगह पड़ता है खलजी प्रदेश। खलजी प्रदेश, इसी खलजी प्रदेश में ये लोग रह रहा था, इसलिए इनका नाम खिलजी है। और दूसरा बात, इतिहासकार ब्रह्मवस्त इनको क्या कह देते हैं? अफगान कह देते हैं, ये अफगानी थे। लेकिन नहीं, ये अफगानी नहीं थे, इनका मूल निवास क्या था? जो तुर्क था। इसीलिए अगर इस तरह का सवाल है तो आपको जवाब देना है कि ये खलजी कौन थे? तो तुर्की थे। क्लियर है ना? चलिए, ये कौन थे इसको समस्या दूर कर दिए, ठीक है। अब आते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसके गद्दी पर मतलब सिंहासनारोहण जो हुआ, तो आप बताएंगे हमें कि सिंहासनारोहण उसका जो हुआ था क्या वह वंशानुगत आधार पे हुआ था? नहीं। तो क्या चुनाव के द्वारा वह चुना गया था? नहीं। क्या वह षड्यंत्र करके बना था? नहीं। क्या वह दिल्ली की जनता के सहयोग से बना था? नहीं। तो बना कैसे था? तो वह जो बना था वो शक्ति के आधार पे बना था। यह शब्द जानना जरूरी है। यहां से अगर नहीं समझिएगा तो पता नहीं चलेगा कि कैसे कोई राजा बन रहा है। शक्ति, अपने पराक्रम के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की सत्ता ग्रहण की थी। मतलब जब दिल्ली की सत्ता उसने ग्रहण की तो उसमें जनसाधारण का कोई योगदान था? कोई योगदान नहीं था। उसमें सरदारों का योगदान था? कोई योगदान नहीं था। उसमें उलेमा वर्ग का योगदान था? कोई योगदान नहीं था। तो फिर दिल्ली खिलजी वंश के शासक जो भी होंगे, खासकर अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है ये बात मुख्य रूप से, है ना, कि वो न जनसाधारण की भावना का सम्मान किया, न सरदारों को वैल्यू दिया, और सबसे बड़ी बात, और ना ही उसने उलेमाओं का कोई महत्व दिया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है जिसने राजनीति में धर्म के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे पहले हम लोग देख रहे थे तो पूरा धर्म 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 नहीं, खिलजी वंश के शासकों ने जो है धर्म का प्रयोग राजनीति में करना छोड़ दिया। धर्म अलग विषय वस्तु है, राजनीति अलग विषय वस्तु है। भारत पे शासन करना है तो धर्म को राजनीति से नहीं जोड़िए। इस तरीके से हम लोग देखें कि दिल्ली वंश के शासकों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की जो इससे पहले आपको देखने और सुनने को नहीं मिला था। चलिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करके, है ना, राजा बनता है। उसका मूल नाम था मलिक फिरोज। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन फिरोज जो है, जलालुद्दीन फिरोज का मूल नाम क्या था? मलिक फिरोज। जब वो सत्ता पर बैठा ना तब उसने जलालुद्दीन का उपाधि धारण किया था। जलालुद्दीन मतलब जलालुद्दीन की उपाधि के साथ उसने जो है सत्ता ग्रहण की। मूल रूप से देखा जाए तो खिलजी वंश या जलालुद्दीन खिलजी जो है ये तुर्क सरदार के रूप में तुर्की सुल्तानों की बहुत सेवा किया था। लेकिन अपनी योग्यता के बदौलत तो शुरू में ही सर ए जानदार, जैसा आप लोग जानते हैं, अंगरक्षकों का प्रधान का ये पद पा लिया था शुरू में ही, है ना। उसके बाद उसके योग्यता प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे सामना की सूबेदारी दे दी गई थी, यानी सामना का इख्तियार इसको बना दिया गया, ठीक है ना। और फिर देखते हैं कैकुबाद के समय में कैकुबाद ने इसे दिल्ली बुलाया। क्या करता है? इसे दिल्ली बुलाता है और दिल्ली बुला करके इसको शाइस्ता खां,
ध्यान रखिएगा बीबीआई है, शाइस्ता खां का उपाधि दिया और एक पद दिया जिसका नाम है आरिज ए मुमालिक, सेना मंत्री। ये कौन सा पद है? सेना मंत्री का पद है। तो कैकुबाद के समय जो है इसको दिल्ली बुला दिया गया और कैकुबाद ने इसे कौन सी उपाधि दी? शाइस्ता खां की उपाधि दी और साथ ही इसे आरिजे मुमालिक का पद दिया। सेनापति के रूप में वह जो है दिल्ली में रहने लगा और जो भी दरबार में लोग थे उन सबों पर कंट्रोल स्थापित करके धीरे धीरे उसने कैकुबाद और ट्यूमर्स दोनों की एक तरह से हत्या करके दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया। तो यहां ध्यान देना है जलालुद्दीन कब पूरा राजा बना? 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जब वह राजा बना जलालुद्दीन, उस समय उसकी आयु जो थी ना वो 70 वर्ष की थी। यह बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उसके व्यवहार से ही उसमें बुढ़ापा झलकने लगा था। 70 वर्ष की आयु में वह जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है ना, मतलब वह वृद्ध हो चुका था। अब वह जो है युद्ध प्रिय नहीं रह गया था, युद्ध प्रिय नहीं रह गया था। उसके व्यवहार में उदारता, सहिष्णुता घर कर गई थी। देख रहे हैं ना, 70 वर्ष उम्र हो गया था, वृद्ध हो चुका था, युद्ध प्रिय नहीं रह गया था। यहां आपको यह बात जानना है कि वह एक महान सेनापति था। कई बार उसने मंगोलों को परास्त किया था। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था, लेकिन उम्र, इसलिए इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि उसका उम्र इतना ज्यादा हो गया था कि उस युद्ध का मतलब ये नहीं रह गया था। ठीक है ना, तो उसके हृदय में जो है, उसके व्यवहार में जो है उदारता और सहिष्णुता घर कर गई थी। लेकिन अब बताइए, एक राजा अगर अत्यधिक उदार हो जाए तो ये सही रहेगा? ठीक है, अगर वो महान शासक है, उदार हुआ है, तो उसके समय तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके आने वाले पीढ़ियों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। कब? विशेष रूप से जब उसके आने वाले वंशज भी कमजोर हो जाएंगे। जैसे अगर हम बताएं आपको, प्राचीन भारत में एग्जाम्पल दे, अशोक का नाम। अशोक ने कलिंग विजय के बाद जो है हथियार त्याग दिया था, है ना। उसने जो है अपने तलवार जो है सदा के लिए मैदान में डाल दिया था और उसके बाद धर्म के नाम पर उसने बहुत संपत्ति खर्च की, दान दिया, जिसके वजह से राजकोष खाली पड़ गया और अशोक के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं आया। इसीलिए मौर्य वंश के अंत के लिए अशोक को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है ना। तो एक राजा को 100% उदार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह बात जान लीजिए। जैसा कि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में भी इस बात की चर्चा की है कि एक सफल राजा वही होता है जो शेर के समान साहसी हो और लोमड़ी के समान चालाक हो। तो इसके अंदर तो 100% उदारता बन गया था। तो ये जान लीजिए, खिलजी वंश के लिए बहुत बड़ा खतरा था, शासक के जीवन के लिए खतरा हो जाता है ये सब चीज। और सही पूछिए तो इसकी जो है अविवेकपूर्ण उदारता, एक शब्द देते हैं अविवेकपूर्ण, इस तरह की उदारता को क्या बोलेगा? अविवेकपूर्ण उदारता के कारण ही जलालुद्दीन फिरोज की जो है मौत भी हो जाती है। ठीक है ना। जब 1290 ईस्वी में वो शासक बना, मतलब उसका अगर से पूछा सिंहासन कब हुआ था तो 13 जून 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनाए गए, कैकुबाद ने एक महल बनाया था, कैकुबाद द्वारा बनवाए गए एक महल है, नाम है उसका किलोखरी, किलोखरी। उसी महल में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था बलबन का। 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबाद द्वारा बनाया गया महल किलोखरी महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद वहां से निकलकर वह बलबन के जब लाल किले में पहुंचा तो किले के दरवाजे के पास ही वह घोड़े से उतर गया और नंगे पैर उस महल में प्रवेश किया और उस महल में जब सिंहासन को देखा जिस पर बलबन बैठते थे, वह देखकर फुट फुट कर रोने लगा कि ये मेरे मालिक का सिंहासन है, मैं इस पे कैसे बैठूं। देख रहे हैं कि आप उसके अंदर कितनी उदारता आ गई है, भावना प्रधान हो गया है, ये
फुट फुट कर रोने लगा। इतना ही नहीं, जब वह शासक बना तो उसने बलबन के जो भी वंशज के लोग जिंदा थे सबको बड़ा बड़ा पद दिया। इस क्रम में उसने अपने पुत्र, भतीजे और अन्य सगे संबंधियों को भी महत्वपूर्ण पद दिया। साथ ही दरबार के उन सरदारों का भी सम्मान किया जो पहले से दरबारी के रूप में चले आ रहे थे। मतलब एक तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बलबन ने जलालुद्दीन ने अपने हिसाब से अधिकारी नहीं बना रहा है, वो रक्त संबंध देख रहा है, वो व्यक्तिगत संबंध देख रहा है। इस आधार पे जो है उसने पदों का वितरण किया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जलालुद्दीन फिरोज कतई एक योग्य शासक के रूप में, एक सफल शासक के रूप में उसको याद नहीं किया जा सकता है। अब इसके शासनकाल की अगर प्रमुख घटना देखें तो सबसे पहले घटना का जिक्र होता है मलिक छज्जू का विद्रोह। क्या होता है? मलिक छज्जू, VBI है, इस नाम को याद रखिएगा, मलिक छज्जू का विद्रोह। ध्यान दीजिए, ये काड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कहां का? काड़ा मानिकपुर जगह का नाम है, काड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था। अगस्त 1290 ईस्वी में जब इसने देखा कि जलालुद्दीन फिरोज हथियार डाल दिया है ना, तो सोचा कि क्यों ना हम उस पर अटैक करके सिंहासन पर खुद अधिकार कर ले। तो सबसे पहले उसने काड़ा मानिकपुर में ही अपने आप को जो है सुल्तान घोषित कर दिया और उसने अपना नाम रखा सुल्तान मुगीसुद्दीन। क्या नाम रखा? सुल्तान मुगीसुद्दीन, मुगीसुद्दीन। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम से सिक्के निकलवाना शुरू कर दिया, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो चल दिया दिल्ली की ओर। कौन? मलिक छज्जू। जैसे यह खबर मिली जलालुद्दीन फिरोज को, वह भी एक बड़ी सेना लेकर अपने पुत्र अरकली खां, बलबन का जलालुद्दीन का दूसरा बेटा था, एक बेटा था और पिछला बेटा था अरकली खां, इसी को लेकर के जो है वो मलिक छज्जू के विद्रोह को शांत करने के लिए दिल्ली से निकला। वह पीछे ही था, तब तक जो है अरकली खां एक बड़ी सेना लेकर बदायूं के निकट, है ना, मलिक छज्जू को परास्त कर दिया। मलिक छज्जू को परास्त करके उसको बंदी बना लिया और उसके बाद उसको दरबार में जलालुद्दीन के सम्मुख लाया गया। जैसे जलालुद्दीन मलिक छज्जू को जंजीरों में जकड़े हुए देखा, फुट फुट के लगा रोने, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे इसका पहले जंजीर निकालो, इतना गंदा वस्त्र पहना के रखे हो तुम लोग, जाओ इसका बहुत बढ़िया सुंदर सा वस्त्र पहना के लाओ, आज हम लोग इसके याद में एक पार्टी करेंगे, है ना, एक बृहद भोज का आयोजन करेंगे। उसके बाद शाम के समय एक भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें जलालुद्दीन ने अपने अधिकारियों को यह कहता है कि देखो इस मलिक छज्जू को, ये अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अपने विरोधी को कुचलना चाहिए तो उसकी वह प्रशंसा करता है और इस तरीके से मलिक छज्जू को वह मुक्त कर देता है। उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी यह सब देख रहा होता है, उसने इसका विरोध किया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। इस पर जलालुद्दीन ने कहा कि राज्य के लिए मुसलमानों का रक्त बहाना कहीं से उचित नहीं है, तुम नाराज क्यों होता है भतीजा, जा काड़ा मानिकपुर तेरा। यानी इस तरह जलालुद्दीन फिरोज ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को काड़ा मानिकपुर का सूबेदारी दे दिया। जगह याद रखिएगा, काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है और आगे के लेक्चर अलाउद्दीन जब बताएंगे तो वहां पे भी आपको ये जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मलिक छज्जू का विद्रोह जो है शांत हो जाता है। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन ने अपने शासनकाल में कई अविवेकपूर्ण उदारता का परिचय दिया। कहीं तो देखते हैं उस अविवेकपूर्ण उदारता के बारे में। अविवेकपूर्ण उदारता सबसे पहले देखा जाए तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में समझ में आ गया, दिल्ली और आसपास के एरिया में दिल्ली के लोगों को लूटने के लिए कटेहर वगैरह ये सब जो एरिया था ना, मेवात वगैरह है ना, दोआब वगैरह क्षेत्र, डाकू लोग बहुत रहते थे और वो लोग दिल्ली की जनता को लूटते रहते थे। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज के समय उसके अधिकारियों ने, उसके सेनाओं ने 1000 डकैत को पकड़ के
जलालुद्दीन फिरोज के दरबार में लाया। जलालुद्दीन ने देखा, कहा अरे क्या कर रहे हो, काहे के लिए सबको मार पीट रहे हो, सुनो एक काम करो, लूटता है सब ना, ये सबको ऐसा जगह दूर छोड़ाओ कि वहां से ये रिटर्न ही ना आ पाए। इस तरह वो नाव का तैयार किया गया, उस नाव में सबको बैठाकर बंगाल भेज दिया। लेकिन यह जो उदारता थी वो कहां चली गई? एक ऐसी घटना घटती है जो जलालुद्दीन के लिए काला धब्बा है, और वह घटना है सिद्दी मौला का हत्या। सिद्दी मौला, यह सिद्दी मौला कौन था? तो ईरान से आया हुआ एक फकीर सन्यासी था जो दिल्ली में बस गया था, ठीक है ना। इसके पास अतुल संपत्ति थी, है ना, और इसके दरबार में, इसके मतलब घर पे प्रतिदिन हजारों लोगों को यह जो है भोजन कराता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिद्दी मौला जो है ये नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से शादी कर लिया था। मतलब सिद्दी मौला के समर्थकों, इसको बहुत माने दानी आदमी था तो समर्थक बहुत थे, तो इसके समर्थकों ने क्या किया था कि नासिरुद्दीन महमूद की बेटी से सिद्दी मौला का शादी करा दिया, और उसके बाद सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ये लोग षड्यंत्र करने लगा। यह खबर जैसे जलालुद्दीन को मिली तो उसने राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाकर सिद्दी मौला को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, बताओ क्या यह बात सही है? लेकिन सिद्दी मौला ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जलालुद्दीन को गुस्सा आ गया और उसने उसको मारने का आज्ञा दे दिया। सब भरी महफिल में देखते देखते इसको क्या किया गया, हाथी के पैरों तले रौदवा करके इस सिद्दी मौले जैसे अच्छे सन्यासी, इतिहासकार कहते हैं कि गलत नहीं था, अच्छा था, है ना, उसको मरवा देता है। जैसे उसकी मृत्यु होती है, बरनी लिखते हैं, एक जोरदार आंधी तूफान बारिश आता है ना, सब कुछ बहा के ले गया, है ना। एक तरह से समझिए लोगों का पूरा खेत बाड़ी सब बह गया, अकाल पड़ गया। शायद ऊपर वाले ने जलालुद्दीन के इस नाजायज कार्य को जो है गलत सिद्ध कर दिया कि नहीं जलालुद्दीन तुमने सब ठीक किया, लेकिन सिद्दी मौला जैसे अच्छे आदमी का तूने हत्या कैसे करवा दिया। तो यहाँ पे देख आप सुन के लग रहा होगा कि एक उदार व्यक्ति कैसे सिद्दी मौला जैसे फकीर का वध करवा दिया। अब हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के समय हुए युद्ध के बारे में। युद्ध, जलालुद्दीन की बाह्य नीति में भी आपको जो है उदारता, अकर्मण्यता, स्थिरता दिखाई देगा, है ना। उसने जो है जलालुद्दीन ने जो है विजय के उद्देश्य से केवल 2 आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण जो होता है वो रणथंभौर पर होता है, जहां का शासक है राणा हमीर देव। जलालुद्दीन इस रणथंभौर को जीतने के लिए एक विशाल सेना तैयार की और रणथंभौर की ओर जीत के लिए चल पड़ा। जैसे ही वो रणथंभौर पहुंचा तो हमीर देव का किला देखकर फ्यूज हो गया। मतलब समझ गए कि हमीर देव का किला देखकर ही उसका हिम्मत टूट गया। उसे लगा कि इस किले को जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन मेरे हजारों सैनिक मारे जाएंगे। फलता हुआ उसी दिन वापस लौट के दरबार में आ गया। जब दरबारियों ने पूछा, महाराज सुल्तान आपने हमीर देव का किला क्यों नहीं जीतने का प्रयास किया, तो उसने क्या कहा सुनिएगा। उसने कहा, मुसलमान के एक बाल का कीमत भी जो है ना वैसे हजारों 10 किलो से ज्यादा मेरे लिए महत्व रखता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना, धर्म का आड़ लेकर के उसने जो है अपनी कायरता को छुपा दिया। उसके बाद उसका दूसरा आक्रमण 1292 ईस्वी में मंडौर हुए, मंदसौर एमपी वाला, आज का नाम मंदसौर है। उसने आक्रमण इसी पर अटैक किया और इसको जीतकर वह दिल्ली में मिला लिया। उसके बाद हम देखते हैं बाह्य नीति में मंगोलों के साथ उसका क्या संबंध था, ठीक है ना। तो मंगोलों के साथ ठीक है। तो 1292 ईस्वी में देखते हैं हल्लाकू खां महान सेनापति हल्लाकू खां, इसका प्रपौत्र था जिसका नाम था अब्दुल्ला। इसी के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोल लोगों ने जो है पंजाब पर आक्रमण
कर दिया। अब जलालुद्दीन के साथ इसका क्या हुआ, इसको लेकर इतिहासकार दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। बर्नी कहता है कि जलालुद्दीन जो है मंगोलों पर विजय हासिल किया। बर्नी क्या कहता है, जलालुद्दीन मंगोलों पर विजय हासिल किया, जबकि अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, दोनों के बीच संधि हो गई। जो भी हो, मंगोलों के खतरा से जलालुद्दीन का शासनकाल बचा रहा। लेकिन यहाँ यह बात और महत्वपूर्ण है कि इन मंगोलों में से जो थे, एक चंगेज खां का वंशज था, चंगेज खां, उसी का वंशज था, इसका नाम था उलुग खां। उलुग खां यह जो है दिल्ली में ही रहने का, अपने 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली में ही रहने का निर्णय किया, ठीक है ना। फलतः यह सुल्तान के दरबार में आत्मसमर्पण कर दिया और इसने इच्छा जाहिर की कि मुझे दिल्ली में रहने की आज्ञा दी जाए। सुल्तान ने इसे कहा, ठीक है, अगर तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो पहले इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। तो इसने जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह इस उलुग खां से कर दिया और इन मंगोल लोगों के लिए दिल्ली में एक जगह फिक्स कर दिया। शायद उसी को आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ यह इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मुसलमान बने, तो इन्हीं को इतिहास में नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आगे आपको नवीन मुसलमान शब्द आएगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वो मंगोल लोग थे, है ना। खासकर उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल जो है मंगोलपुरी में बस गए और इस्लाम स्वीकार किए। इन्हीं को इतिहास में क्या कहा जाता है, नवीन मुसलमान। चलिए अब हम लोग आते हैं जलालुद्दीन का वध, है ना, और अलाउद्दीन का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी भतीजवा, अलाउद्दीन का विद्रोह और सुल्तान का वध। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, मलिक छज्जू के विद्रोह के समय में ही सुल्तान ने जो है अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसके बारे में हम अगला वीडियो आप लोग को पूरा टॉपिक देंगे, लेकिन यहाँ संक्षेप में समझ लीजिए कि जब उसने देखा कि उसका चाचा इतना आक्रमण्य है, इतना ज्यादा उदार हो गया है कि यह शासन के हित में नहीं है, जबकि अलाउद्दीन खुद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वह जलालुद्दीन की कमियों से भली भांति परिचित था, है ना। तो उसने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए उसने जो है बिना अपने चाचा की अनुमति से 1296 ईस्वी में देवगिरी को लूट लिया। वह जब देवगिरी को लूटकर वापस आ रहा था, उस समय जो सुल्तान था वो कहां था, ग्वालियर में था। और फलतः इनके एक महत्वपूर्ण, सुल्तान के एक महत्वपूर्ण अधिकारी जो काफी सुल्तान के साथ रहते थे और सहयोग देते थे, उसका नाम था अहमद चक। ये जलालुद्दीन के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, है ना। अहमद चक ने सुल्तान जलालुद्दीन को सलाह दी कि देखो भाई, तुम्हारा जो भतीजा है वो देवगिरी से बहुत पैसा लेके आ रहा है, उसको रास्ते में रोक के पैसा कम से कम छीन लो, ना तो उसी पैसा से उस सेना इकट्ठा करेगा और फिर हम लोग के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन जलालुद्दीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह से अलाउद्दीन देवगिरी से लूटे हुए संपत्ति के साथ सुरक्षित कड़ा मानिकपुर पहुंच गया। अब वो कड़ा मानिकपुर पहुंचा तो उसने एक चाल चला। वो अलाउद्दीन और उसका भाई था एक अलमास बेग, नाम ध्यान में रखिएगा, अलाउद्दीन प्लस अलमास बेग। इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया। इन्होंने मिलकर एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा अपने चाचा के नाम कि चाचा, मैंने आपकी अनुमति के बिना देवगिरी को लूटा है, मुझे माफ कीजिएगा। देवगिरी से जो संपत्ति मिला है वो मैं आपको देने को तैयार हूं। आप कड़ा मानिकपुर आइए और ये संपत्ति लेकर जाइए। अगर आप नहीं आइएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, और नहीं तो हम बंगाल भाग जाएंगे, ठीक है ना। हम काफी शर्मिंदा हैं, हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम भयभीत हैं कि वहां जाने के बाद हो सकता है मेरे साथ गलत व्यवहार हो। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है कड़ा मानिकपुर आकर के मुझे क्षमा करें और सारा संपत्ति लेके जाएं। जैसे यह लेटर जलालुद्दीन को मिला, वो एकदम भाव विभोर हो गया। उसे लगा कि मेरा भतीजा प्रायश्चित करना चाहता है,
है ना। ऐसे समय में अहमद चक जो उसका मेन सलाहकार था, उसने कहा कि नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप तो सबसे पहले उसको यहीं बुलाइए, नहीं तो जाना है तो सेना लेके जाइए। लेकिन जलालुद्दीन बोला कि नहीं, हम नदी के रास्ते जाएंगे, हम उससे जितना जल्दी हो सके हम मिलना चाहते हैं, कहीं मेरा भतीजा सुसाइड न कर ले। ठीक है, अहमद चक बहुत समझदार सलाहकार था, वो जानता था कि जरूर इसमें कोई चाल है। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और वो स्थल मार्ग से चला। तब तक जलालुद्दीन कुछ अपने सहयोगियों को लेकर नाव के द्वारा वह अलाउद्दीन से मिलने जो है नदी मार्ग से काड़ामानीपुर की ओर चल दिया। जैसे नदी तट पर पहुंचा, वहां पहले से ही अलमास बेग उसका इंतजार कर रहा था। वह जान रहा था कि नदी तट पर मतलब उस साइड में जलालुद्दीन हो सकता है कि कुछ लोगों को पीछे रखा हो, या स्थल मार्ग से जो सेना आ रहा होगा वहां पे आके मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने यह कहा कि नहीं चाचा, आप उस तट नदी के दूसरे साइड में चलिए, वहीं पर अलाउद्दीन जो है सारा संपत्ति लेके खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, वो डरे यहां नहीं आ रहा है। जलालुद्दीन इस चाल को भी नहीं समझ पाया और वह अलमास बेग के साथ अलाउद्दीन से मिलने नदी के दूसरे छोर पर चला गया। और जैसे गया, अलाउद्दीन देखते उसके पैर पे गिर पड़ा, उसे गले मिला। उसी समय जो है मोहम्मद सलीम, नाम ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद सलीम ने जो है घणासे से जो है जलालुद्दीन पर प्रहार कर दिया। जलालुद्दीन घायल होकर नाव की ओर, तट की ओर भागा, यह कहते हुए, धोखेबाज, ये तूने क्या किया। तब तक पीछे से इख्तियारुद्दीन हुद, इख्तियारुद्दीन हुद, है ना, इसको इशारा अलाउद्दीन ने किया। ये दौड़ के जाकर जलालुद्दीन को पटक दिया जमीन पर। उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अभी जलालुद्दीन के शरीर से रक्त ही बह रहा था। उसी समय यानी 20 जुलाई 1296 ईस्वी को, 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन ने वहीं से अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। चलिए, तो जलालुद्दीन समाप्त होता है। अगला वीडियो में अलाउद्दीन शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।